हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की पेपर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट पेपर में थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर मैं 2012 का पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। इससे पहले हम सेकंड पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड पेपर है जिसे मैं सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि पहले 3 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए कॉमन था, सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता था और सब्जेक्टिव के भी 2 पेपर होते थे, सेकंड और थर्ड पेपर। तो आज मैं आपको यहाँ पे थर्ड पेपर करा रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और ये टोटल हमारा एनटीए नेट में पूछा गया 2012 का प्रश्न पत्र है, जो आगे हमें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी या अन्य जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं उसमें काम आएगा। क्योंकि यहाँ पे बेस भले ही यूजीसी नेट है कि ये पूरा पेपर 2012 में पूछा गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे लिए आगे तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं इसकी एक कंप्लीट क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम एक एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि क्या संभावनाएं बनती हैं आगे परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने के। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहाँ पर हम टॉपिक बाय टॉपिक या फिर पुराने पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालरेसियन सामान्य संतुलन का हल विद्यमान होगा यदि और केवल यदि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है स्थिर बिंदु प्रमेय की शर्तें संतुष्ट हो गई हों। दूसरा, इष्टतमता की पेरेटो शर्त संतुलित हो गई हो। तीसरा, हिग्स की स्थिरता स्थितियों संतुष्ट हो गई हैं। और चौथा है आय वितरण के पेरेटो नियम की शर्त संतुलित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर बिंदु प्रमेय की शर्तें संतुष्ट हो गई हैं। ये होता क्या है? बालरेसियन सामान्य संतुलन का हल स्थिर बिंदु प्रमेय की शर्तें हैं। इसमें जो मॉडल है वो स्थैतिक मॉडल है, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रायोगिक और स्थैतिक। तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये मॉडल कैसा है, स्थैतिक है। इस मॉडल में सभी शर्तें संतुलन अवस्था में पाई जाती हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी आय का उपभोग इस प्रकार करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 2 है, परिवर्धन, जिसे हम एडिंग अप भी बोलते हैं, प्रमेय से संबंधित सही कथन का चयन करें। हमारे विकल्प हैं, पहला, यदि दी गई समय अवधि के दौरान दिए गए उत्पादन द्वारा सृजित आय समस्त कारकों की औसत उत्पादकता के अनुसार वितरित की जाती है तो कुछ आय निशेष हो जाएगी। दूसरा है, आउटपुट से व्युत्पन्न कुल मांग निशेष हो जाएगी यदि सभी कारकों को सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। तीसरा है, कुल आय आउटपुट से उत्पन्न होती है बशर्ते कि समस्त कारकों को एक ही दर पर भुगतान किया जाए। और लास्ट है, यदि समस्त कारकों का पारितोषिक वस्तु कीमत का आनुपातिक है तो कुल आय निशेष हो जाएगी। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। परिवर्धन या एडिंग अप क्या है? प्रमेय के अंतर्गत आउटपुट से उत्पन्न कुल आय निशेष हो जाएगी यदि सभी कारकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। तो परिवर्धन प्रमेय के अनुसार ये चीज़ सीमांत उत्पाद के बराबर पुरस्कृत किया जाता है तो वे कुल उत्पाद को समाप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इसका एक सूत्र है कि क्वांटिटी अगर मार्केट प्राइस से है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबर प्लस मार्केट प्राइस कैपिटल ब्रैकेट 1 के, ये इसका सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे क्यों में हम कुल उत्पादन ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उत्पादक पूंजी को
श्रम से तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक वो समुत्पाद वक्र के उस बिंदु पर नहीं पहुंचता जहां हमारे विकल्प हैं। पहला, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत मजदूरी की दर के बराबर है। दूसरा, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ब्याज दर के बराबर है। तीसरा है, प्रतिस्थापन की तकनीकी दर की सीमांत दर सीमांत आय के बराबर है। और चौथा है, प्रतिस्थापन की सीमांत तकनीकी दर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के अनुपात के बराबर है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4 कि प्रतिस्थापन की सीमांत तकनीकी दर श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। इसे हम एक सूत्र रूप में भी दे सकते हैं, MRTS के बराबर डेल के अपॉन डेल एल बराबर MPL बटे MPK। जहाँ भी इस तरीके के सूत्र आते हैं आप सभी उसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सूत्र हमसे पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाए कि पूंजी को श्रम से प्रतिस्थापित करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे हम कम से कम सूत्र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, और इस तरीके के सही मिलान वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब ये पैटर्न पुराना है कि कभी सिद्धांत दे दिए जाते हैं, कभी अर्थशास्त्रियों के नाम दे दिए जाते हैं, कभी बुक्स दे दी जाती हैं, कभी उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो ये सारे प्रश्न हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो हम सभी इन्हें ध्यान से समझते हैं। तो हमें पहला दिया है, फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री का अधिकतमीकरण किसने प्रस्तुत किया है। दूसरा है, फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि का अधिकतमीकरण। तीसरा है, फर्म के उद्देश्य के रूप में प्रबंध की उपयोगिता। और चौथा है, फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री, लाभ और समृद्धि अधिकतमीकरण। दिया है मॉरिस, बामोल, विलियमसन और काल्डोर। तो चलिए आइए हम मिलान कर लेते हैं। हम जब भी इस तरीके का मिलान पूछा जाता है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमसे क्या आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आंसर ही देख लेते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब 3 में क्या है हम ये देखते हैं। फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री का अधिकतमीकरण किसने दिया है, बामोल ने। तो यहाँ पे पहले का दूसरा हो जाएगा। दूसरा है हमारा, फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि का अधिकतमीकरण। तो यहाँ पे विकल्प नंबर मॉरिस हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है, फर्म के उद्देश्य के रूप में प्रबंध की उपयोगिता। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा कि काल्डोर ने दी थी। और चौथा है, फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री, लाभ तथा समृद्धि अधिकतमीकरण। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा विलियमसन। तो इस तरीके से हम ये सही मिलान को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मांग का गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत। दूसरा, मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत। तीसरा, मांग तटस्थता वरीयता सिद्धांत। और चौथा है, अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने सामने उनके अर्थशास्त्री दिए हुए हैं, हिक्स, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन वॉन न्यूमैन तथा मार्गस्टोन। और चौथा है सैमुएल्सन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हमने जो प्रश्न नंबर 4 पढ़ा हुआ है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है वो सही है। हालांकि हमने ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट सही लगाए थे कि पहले का दूसरा है और दूसरे का पहला है, तीसरे का तीसरा ही सही है, थर्ड।
और यहाँ पर फोर्थ, यानी कि फर्म के उद्देश्य के रूप में बिक्री का अधिकतमीकरण बामोल ने दिया था। फर्म के उद्देश्य के रूप में समृद्धि का अधिकतमीकरण मॉरिस ने दिया। फर्म के उद्देश्य के रूप में प्रबंधकीय उपयोगिता विलियमसन ने दी। और फर्म के रूप में बिक्री लाभ तथा समृद्धि अधिकतमीकरण कार्लडोर ने दिया था। चलिए, और इस प्रश्न का तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर 3 है। देख लेते हैं, मांग का जो गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत है, यहाँ पर सेकंड रहेगा, ये फर्स्ट देन थर्ड। चलिए हम देख लेते हैं इसको। मांग का गणनावाची सिद्धांत लिख के रख लीजिए कि किसके द्वारा दिया गया है, ये मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो पहले का हमारा हो जाएगा मार्शल। दूसरा है मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, जॉन वॉन न्यूमैन तथा मॉर्गेस्टर्न के द्वारा। तीसरा है मांग तटस्थता वरीयता सिद्धांत, इस सिद्धांत को हिग्स ने दिया था, ये दूसरा था हमारा। और लास्ट है अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता सूचकांक सिद्धांत, इस प्रश्न में कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चलिए इस प्रश्न को हम बाद में सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उपादान प्रतिफल के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के प्रतिपादकों को कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा अर्थशास्त्री सबसे पहले आया था। हमारे विकल्प हैं जेबी क्लार्क, मार्शल, वालरस और जेवंस। यहाँ पे हमारे विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले जेबी क्लार्क आए थे, उसके बाद वालरस, उसके बाद आए थे हमारे जेवंस, और सबसे लास्ट में आए थे हमारे मार्शल। उपादान, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर उपादान प्रतिफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उपादान प्रतिफल के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के प्रतिपादकों का क्रम इसी प्रकार है। ये सीमांत उत्पादकता वितरण का केंद्रीय सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को राष्ट्रीय आय में से मिलने वाले हिस्सा उस साधन की सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है जिसमें सर्वप्रथम सीमांत उत्पादकता का प्रतिपादन होता है, जो जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर अभिकथन दिया गया है कि चैम्बरलेन का नॉन कोल्यूसिव द्विसंधि मॉडल दावा करता है कि स्थायी संतुलन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक फर्म एकाधिकारी कीमत लगाती है और अपने उत्पादों के लिए बाजार मांग को समतुल्य रूप से बांटती है। दूसरा तर्क दिया गया है, फर्म लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य के साथ कीमत संबंधी निर्णय से जुड़ी क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध में पारस्परिक अंतर निर्भरता को पहचानता है। यह तभी प्राप्त की जाती है जब कीमत उस स्तर पर निर्धारित होती है जो सीमांत लागत को साम्य करती है। विकल्प दिए गए हैं, पहला ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तीसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
और चौथा है आर सही है परंतु ए सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 8 है उदासीनता वक्र की व्युत्पत्ति का प्रकट वरीयता उपागम। विकल्प है हमारे, पहला अवलोकित व्यक्ति की पसंदों की समयोपरि स्थिरता की कल्पना करता है। दूसरा कल्पना करता है कि समस्त व्यक्तियों की एक समान पसंद होती है। तीसरा एकल व्यक्ति के बाजार व्यवहार के पुनरावृत्ति अवलोकनों पर आश्रित है। चौथा है पहला और तीसरा दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि यहाँ पे जो पहला और तीसरा दिए गए हैं ये दोनों ही सही हैं। पहला सही है और तीसरा सही है कि अवलोकित व्यक्ति की पसंदों की समयोपरि स्थिरता की कल्पना करता है और एकल व्यक्ति के बाजार व्यवहार के पुनरावृत्ति अवलोकनों पर भी आश्रित होता है। प्रश्न नंबर 9 है किंग्सवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाती हूँ तो एक बात पर विशेष ध्यान देती हूँ कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सत्य नहीं है, तो आप सभी को भी ध्यान से इसका आंसर देना है। हमारे विकल्प हैं, पहला मुद्रा का वेग उसके निर्धारकों का अस्थिर फलन है। दूसरा श्रम मुद्रा भ्रांति से प्रभावित होता है। तीसरा समग्र आपूर्ति फलन पूर्ण रोजगार के नीचे के उत्पादन आउटपुट के स्तरों पर सपाट लगता है और पूर्ण क्षमता की स्थिति पर प्रतिप्रवण हो जाता है। और चौथा है समग्र आपूर्ति अनुसूची ऊर्ध्वाधर होती है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। समग्र आपूर्ति अनुसूची ऊर्ध्वाधर होती है और उत्पादन आउटपुट तथा रोजगार पूर्णतया आपूर्ति से निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 10 है टोबिन का निवेश का क्यों सिद्धांत इंगित करता है कि फर्में पूंजी के अपने स्टॉक में योग करती हैं जब पहला उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन मूल्य उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य से अधिक होता है। दूसरा उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य से अधिक होता है। तीसरा है उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से अधिक होता है। और चौथा है उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से अधिक होता है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। उनकी परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उनकी वास्तविक परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य से अधिक होता है। ये सिद्धांत हम विशेष रूप से किसका पढ़ रहे हैं, टोबिन का निवेश सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि हम कब किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं और उनका मेन की पॉइंट क्या है। प्रश्न नंबर 11 है जब वर्तमान आय में नकारात्मक क्षणिक अल्पकालीन जिसे हम बोलते हैं घटक समाविष्ट है तो वर्तमान आय से संबंधित उपभोग निम्नलिखित को उत्पन्न करेंगे। पहला उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति या प्रवणता जो उपभोग करने की दीर्घकालिक औसत प्रवृत्ति से कम है। विकल्प नंबर 2 है उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति जो उपभोग करने की औसत दीर्घकालिक प्रवृत्ति से उच्चतर है। तीसरा है उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति जो उपभोग करने की दीर्घकालिक औसत प्रवणता के बराबर है। और चौथा है उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। जब वर्तमान आय में नकारात्मक क्षणिक घटक समाविष्ट है तो वर्तमान आय से संबंधित चाहे उपभोग हो या उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति हो, दीर्घकालिक प्रवृत्ति से उच्चतर है। किसी समय बिंदु पर चालू आय में स्थायी तथा अल्पकालीन श्रमिक घटक दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, तरलता जाल वो स्थिति है जब हमारे विकल्प हैं, पहला, समस्त संभावित निवेशकर्ता भविष्य में ब्याज की दर के बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। दूसरा, समस्त संभावित निवेशकर्ता भविष्य में ब्याज की दर के गिरने की अपेक्षा करते हैं। तीसरा है, ब्याज की प्राकृतिक दर ब्याज की क्रांतिक दर के ऊपर स्थित है। चौथा है, अनुमानिक उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज बेरोजगार होती है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1। समस्त संभावित निवेशकर्ता भविष्य में ब्याज की दर के बढ़ने की अपेक्षा करते हैं। इसका कारण क्या होता है? तरलता जाल की अवधारणा किंग्स के द्वारा प्रतिपादित की है और उन्होंने बताया है कि ब्याज की दर जैसे जैसे गिरती है या कम होती है वैसे वैसे लोगों की निष्क्रिय नकद शेष में मांग बढ़ जाती है, इसलिए ये प्रभावशाली होता है। प्रश्न नंबर 13 है, आर्थिक समृद्धि के हेरोड मॉडल में यदि समृद्धि की संभावित दर समृद्धि की प्राकृतिक दर से नीची है तो फिर किसके साथ समाविष्ट दर समृद्धि की नियमित स्थिति के साथ कायम रखेगी? विकल्प है हमारे, निरंतर बढ़ती बेरोजगारी, दूसरा, बेरोजगारी की स्थायी दर, तीसरा, निरंतर गिरती बेरोजगारी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, निरंतर बढ़ती बेरोजगारी। आर्थिक समृद्धि के हेरोड मॉडल में यदि समृद्धि की समष्टि वित्त प्राकृतिक दर से नीचे है तो फिर निरंतर बढ़ती बेरोजगारी के साथ दर बिल्कुल बढ़ती जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, AW फिलिप्स मुद्रास्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ संबंध की विशेषता क्या नहीं है? पहला, बेरोजगारी की दर तथा मजदूरी की दर में परिवर्तन की दर के बीच आरैखिक प्रतिलोम संबंध। दूसरा, फिलिप्स वक्र के चारों ओर प्रति दक्षिणावर्त फंदा होता है। तीसरा, मजदूरी स्फीति बेरोजगारी संबंध पूर्वानुमेय होता है। और चौथा है, जब मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर स्थान बदलती है तो फिलिप्स वक्र भी स्थान बदलता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4। जब मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर स्थान बदलती है तो फिलिप्स वक्र भी स्थान बदलता है। अब अगर पूछा जाए कि फिलिप्स वक्र किसने दिया है या मुद्रास्फीति का ट्रेड ऑफ किसने दिया है तो AW का नाम तो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद ये क्या बताता है कि फिलिप्स वक्र एकल समीकरण आर्थिक मॉडल है जिसका नाम विलियम फिलिप्स के नाम पर रखा गया है और इसका मुख्य कार्य क्या है? बेरोजगारी की दरों और मजदूरी की दरों में व्युत्पन्न संबंध की परिकल्पना करना। प्रश्न नंबर 15 है, मान लीजिए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है और ऊर्ध्वाधर समग्र आपूर्ति अनुसूची है तो अंकित मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, पहला, ब्याज की दर को घटा देती है और उत्पादन का स्वरूप परिवर्तित करती है। दूसरा, वास्तविक उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि लाती है। तीसरा, वास्तविक मुद्रा आपूर्ति या उत्पादन के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं डालती।
और चौथा है वास्तविक मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है जो कि आउटपुट के स्वरूप में परिवर्तन लाती है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। वास्तविक मुद्रा आपूर्ति या उत्पादन के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि ये कैसी होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 16 है खुली अर्थव्यवस्था के मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित चरों पर विचार करें जो कि IS फलन का स्थान बदल देता है। विकल्प हैं, पहला विनिमय की दर में वृद्धि, दूसरा विदेशों की आय में वृद्धि, तीसरा करों में कटौती और चौथा व्यापार की दर में गिरावट। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, A, B और C। A, B और C ये तीनों सही हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में जो मुंडेल फ्लेमिंग है इसमें IS फलन को ऊपर दाईं ओर खिसकाता है। विनिमय की दर में वृद्धि, विदेशों की आय में वृद्धि एवं करों में कटौती मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल रॉबर्ट मुंडेल और मार्कस फ्लेमिंग द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल है। यह मॉडल ISLM मॉडल का विस्तार है। यह एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 17 है भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 से रेपो दर में कितनी बार वृद्धि की है। अब ये 2010 से ये प्रश्न चूंकि कब पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, तो इसका आंसर भी उसी तरह से होगा और अब इसकी दर और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो अगर हम पर्टिकुलर 2012 तक की बात करें तो 13 बार भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में वृद्धि की थी। अब रेपो दर में वृद्धि किस तरीके से होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 में रेपो दर में 13 बार वृद्धि की, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को अथवा वित्तीय संस्थाओं को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले तय समय के लिए क्या देती है, लोन देती है। प्रश्न नंबर 18 है भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। पहला तेंदुलकर समिति, दूसरा सक्सेना समिति, तीसरा लकड़वाला समिति और चौथा है हासिम समिति। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, हासिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए हासिम समिति गठित की गई थी और इस समिति की जो स्थापना है वो 2005 में की गई थी। प्रश्न नंबर 19 है स्वाभिमान नाम का बृहद फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम इनिशिएटिव औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया। पहला फरवरी 2010, दूसरा फरवरी 2011, तीसरा फरवरी 2009 और चौथा है फरवरी 2008। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, फरवरी 2011। स्वाभिमान नाम बृहद फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम इनिशिएटिव औपचारिक रूप से फरवरी 2011 में प्रारंभ किया गया था। स्वाभिमान नाम के बृहद फाइनेंशियल का उद्देश्य बड़े ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना था। प्रश्न नंबर 12 है किस पंचवर्षीय योजना ने ज़्यादा तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि पर बल दिया। विकल्प हैं, पहला 11वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 12वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे तेज धारणीय तथा समावेशी समृद्धि पर बल दिया गया था।
इसका कार्यकाल क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? 2012 से 2017 तक। प्रश्न नंबर 21 है, औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2004 से 5 को आधार वर्ष मानते हुए समाविष्ट मदों की कुल संख्या 538 से कहाँ तक बढ़ी है? विकल्प है, पहला 682, दूसरा 662, तीसरा 652 और चौथा है 642। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर ए। ये 2012 के अकॉर्डिंग है, 682। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2009 से 10 में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय थी? विशेष रूप से हमें ध्यान देना है, 2009 से 10 के बीच का पूछा जा रहा है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दिल्ली। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, दिल्ली। अब इसको निकाला कैसे जाता है प्रति व्यक्ति आय? तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे राष्ट्रीय आय। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2010 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की उच्चतम संख्या थी? पहला बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पंजाब। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही है, बिहार। बिहार राज्य में वर्ष 2010 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की उच्चतम संख्या थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो ये सन भी हमें याद रखना है, 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत है। भारत में 1 अप्रैल 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 हो गई थी। प्रश्न नंबर 24 है, नव आर्थिक नीति को अपनाने के उपरांत भारतीय कृषि का विकास धीमा हो गया क्योंकि? विकल्प हैं, पहला फसल की उपलब्धि में निम्न वृद्धि, दूसरा निम्नलोक निवेश या एकदम नहीं, तीसरा है स्थिर हरित क्रांति प्रौद्योगिकी और चौथा है कृषि उत्पादों की निम्न फुटकर बाजार कीमतें। विकल्प हैं हमारे ए बी सी डी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए बी और सी और चौथा है ए और डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ए बी और सी सही है, ए बी और सी। नव आर्थिक नीति में इन 3 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, मौद्रिक क्रांति के अनुसार मुद्रा आपूर्ति निम्नलिखित से बनती है। पहला करेंसी तथा मांग निक्षेप, दूसरा करेंसी धन मांग निक्षेप तथा शाब्दिक निक्षेप, तीसरा है करेंसी धन मांग निक्षेप, शाब्दिक निक्षेप तथा इक्विटी शेयर और चौथा है करेंसी धन सभी प्रकार के बैंक निक्षेप धन अन्य संस्थाओं के पास निक्षेप धन उधार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2। मौद्रिक वादियों के अनुसार करेंसी मांग निक्षेप तथा शाब्दिक निक्षेप मुद्रा आपूर्ति को बनाती है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का विशेषीकृत उप बाजार नहीं है? विशेष रूप से ध्यान दें कि
नहीं है। पहला समपार्श्विक ऋण बाजार, दूसरा बट्टा बाजार, तीसरा बॉन्ड बाजार और चौथा है स्वीकृति बाजार। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा बॉन्ड बाजार। बॉन्ड बाजार मुद्रा का विशेषीकृत उपबाजार नहीं है। समपार्श्विक ऋण बाजार, बट्टा बाजार तथा स्वीकृति बाजार मुद्रा बाजार अभिप्राय अल्पकालिक ऋण लेने और देने के वैश्विक वित्तीय बाजार से है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कमेटियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पहला खुसरो कमेटी, दंतवाला कमेटी, नरसिम्हा कमेटी और केलकर कमेटी। विकल्प दिए हैं हमारे, पहला ABCD, दूसरा BDAC, तीसरा है BADC और चौथा है BCAD। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हमें ये दिए हैं ये मैच नहीं कर रहे हैं। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि जो दंत वाला कमेटी है वो 1978 में आई थी, 1978 में आई थी। उसके बाद खुसरो कमेटी 1989 में आई थी। तीसरी है हमारी नरसिम्हा कमेटी, ये 1991 में आई थी। और चौथी है हमारी केलकर कमेटी, ये सबसे लास्ट में 2004 में आई हुई थी। तो यहाँ पे बी जहाँ दिया गया है उसके जस्ट बाद ये जितने भी विकल्प हैं ये सही नहीं है, ये हमारा सही सीक्वेंस है। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं कि सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2, 3 एंड देन 4। एक बार फिर से मैं इसको कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये कमेटियों के नाम पूछे जाते हैं। दंतवाला कमेटी कब आई है? 1978 में, यानी कि ये कौन सी कमेटी हो गई हमारी पहले नंबर की। दूसरी कमेटी कौन सी है हमारी? खुसरो कमेटी, ये कब आई थी हमारी? 1989 में, ये हो गई हमारी दूसरे नंबर की समिति। तीसरे नंबर पे आती है हमारी नरसिम्हन कमेटी, ये कब आई थी? 1991 में, तो ये हो गई हमारी तीसरे नंबर की कमेटी। अब बात आती है चौथे नंबर की, तो ये आई थी हमारी 2004 में, तो ये हो गई हमारी चौथे नंबर की कमेटी। इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस व्यवस्थित याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 28 है, अभिकथन दिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रक्रिया दर्शाती है कि उन्होंने अपना पूंजी आधार नष्ट या क्षय कर डाला है। पहला कारण दिया है, बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपरिहार्य हैं और उनकी परिचालन लागत अत्यधिक है। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा है ए सही है परंतु आर गलत है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं परंतु ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं? विकल्प हैं, पहला भारतीय निर्यात आयात बैंक, दूसरा राष्ट्रीय आवास गृह बैंक, तीसरा भारतीय स्टेट बैंक, चौथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो यहाँ पे हमारे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हम सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर 1,
ए, बी और डी, ए, बी और डी। ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय संस्थान है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास गृह बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होती हैं। प्रश्न नंबर 30 है, सारभाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? पहला, जो केवल खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा कीमतों पर आधारित है। दूसरा, जो उन मदों को समाविष्ट करता है जिनकी अस्थिर कीमतों की स्थिति रहती है। तीसरा है, जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा कि सारभाग मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। प्रश्न नंबर 31 है, प्रथम हरित क्रांति निम्नलिखित के उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्यतः संबंधित थी। पहला, दालें, दूसरा तिलहन, तीसरा गेहूं और चौथा फल एवं सब्जी। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही है, गेहूं। प्रथम हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादक से मुख्य रूप से संबंधित थी। भारत में हरित क्रांति कब से आई थी हमारी? 1966 से 67 के बीच में। इसमें अधिकतम उपज वाले बीज एवं बहुफसलीय कार्यक्रम बनाया गया था। प्रश्न नंबर 32 है, वर्ष 2001 से 5 एवं 2010 से 11 तक की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में जीडीपी के साथ साथ पहला, संपूर्ण जीडीपी की तुलना में उच्चतर समृद्धि की दर थी। दूसरा, संपूर्ण जीडीपी की तुलना में निम्न समृद्धि दर थी। तीसरा, संपूर्ण जीडीपी की तुलना में स्थिर समृद्धि दर थी। और चौथा है, संपूर्ण जीडीपी दर के समान समृद्धि दर थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, संपूर्ण जीडीपी की तुलना में निम्न समृद्धि दर थी। वर्ष 2001 से वर्ष 2010-11 तक की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में जीडीपी के साथ साथ संपूर्ण जीडीपी की तुलना में निम्न वृद्धि दर थी। प्रश्न नंबर 33 है, खाद्य पदार्थ प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, किसानों से लाभकारी कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करना। दूसरा, उपभोक्ताओं को समर्थनकारी कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण। तीसरा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा तथा कीमत स्थायित्व के लिए खाद्य बफर्स को बनाए रखना। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। खाद्य प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें भोजन, चयन, तैयारी, प्रस्तुति और संरक्षण का उचित निरीक्षण शामिल होता है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में दालों के उत्पादन में अधिकतम योगदान दिया? पहला, उत्तर प्रदेश। दूसरा, मध्य प्रदेश। तीसरा, राजस्थान और चौथा, पंजाब। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। वर्ष 2009-10 में मध्य प्रदेश राज्य ने दालों के उत्पादन में अधिकतम योगदान दिया। देश में दालों का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य मध्य प्रदेश है, जिसने उस टाइम पे 18.9 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया था। प्रश्न नंबर 35 है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम केसीसी के नाम से भी जानते हैं, की योजना किस वर्ष लागू की गई? पहला, 2001। दूसरा, 2005। तीसरा, 1998 और चौथा है 1999।
तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा 1998। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में लागू हुआ। इस कार्ड का उद्देश्य क्या था? किसानों को व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सरल एवं सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड से होती है। प्रश्न नंबर 36 है, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि किसके लिए पूर्ण शर्त है? पहला, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ाने के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा, जीवन यापन तथा पोषणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि जीडीपी में कृषि का हिस्सा बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा जीवन यापन तथा पोषणिक सुरक्षा प्रदान करने की पूर्ण शर्त है। कृषि उत्पादन से अभिप्राय समस्त साधनों से प्राप्त होने वाला कुल उत्पादन, जबकि उत्पादकता साधनों का कुल उत्पत्ति से अनुपात है। प्रश्न नंबर 37 है, उस वर्ष को चुनिए जिसमें केंद्र सरकार का एकल कुल घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा घरेलू सकल उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अधिकतम था। पहला, 2008 से 9, 2006 से 7, 2007 से 8 या 2005 से 6। तो 37 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 2008 से 2009। यहाँ पे केंद्र सरकार का सकल कुल घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा सकल उत्पाद के रूप में अधिकतम था। अब अगर हम ये देखें कि किस तरीके से था, यहाँ पे आप ध्यान रखें कि हम 2008 और 9 की बात कर रहे हैं। राजस्व घाटा कितना था हमारा? 2.3%। उसके बाद आता है हमारा राजकोषीय घाटा यहाँ पे हमारा कितना था? 3.5%। तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्राथमिक घाटा कितना था हमारा? 0.3%। और चौथे नंबर पर आता है प्रभावी राजस्व घाटा। ये कितना है हमारा? 1.2%। प्रश्न नंबर 38 है, वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित मदों में से केंद्र सरकार के व्यय का सबसे महत्वपूर्ण संभावित मद है? पहला, आर्थिक सहायता। दूसरा, रक्षा। तीसरा, ब्याज। और चौथा, राज्यों का केंद्र करों में हिस्सा। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, ब्याज। वर्ष 2011-12 में ब्याज केंद्र सरकार के व्यय का सबसे महत्वपूर्ण संभावित मद है। आय तथा व्यय का विवरण बजट कहलाता है। इसमें एक ओर सरकार की आय को तथा दूसरी तरफ व्यय को दिखाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, राज्य सरकारों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय की मदों में निम्नलिखित सम्मिलित होता है? पहला, शिक्षा एवं खेल। दूसरा, ऊर्जा एवं परिवहन। तीसरा, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य। और चौथा है जल पूर्ति एवं स्वच्छता। यहाँ पर हमारे विकल्प दिए गए हैं, हम सही विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, ए, सी और डी। ए, सी और डी। यहाँ पे क्या पूछा गया है? राज्य सरकारों की व्यय की मदें पूछी गई हैं। तो इन व्यय की मदों में क्या क्या सम्मिलित हो जाता है हमारा? शिक्षा एवं खेल, चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल पूर्ति एवं स्वच्छता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, यहाँ पे भी हमें सूची दी गई है और उनके अर्थशास्त्री दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि किसका प्रतिपादक कौन है। राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम, इसके सामने क्या दिया गया है? आर एन भार्गव।
दूसरा है विस्थापन प्रभाव, एडोल्फ वैगनर। तीसरा है संघीय वित्त, वाइजमैन व पीकॉक। और चौथा है क्रियात्मक वित्त, AP लर्नर। यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं, इसमें हम सही विकल्प देख लेते हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। अब हम इसको मिलान कर लेते हैं। राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम किसके द्वारा दिया गया है? एडोल्फ वैगनर के द्वारा। तो यहाँ पे हम 1 नंबर लिख देते हैं। दूसरा है हमारा विस्थापन प्रभाव। विस्थापन प्रभाव वाइसमैन और पीकॉक के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे हम 2 नंबर डाल देते हैं। फिर दिया गया है हमारा, क्योंकि हमारा क्या है, विकल्प नंबर A सही है। फिर दिया है हमारा एक मिनट, मेरा मतलब था कि विकल्प नंबर हमारा 2 सही है। 2 नंबर हमारा सही है। क्या क्या दिया गया है? पहले का हमारा दूसरा सही है, दूसरे का हमारा तीसरा सही है, और संघीय वित्त किसने दिया है? RN भार्गव ने। और चौथा हमारा क्रियात्मक वित्त किसने दिया है? चौथे का चौथा AP लर्नर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 41 है, अभिकथन संघ बजट 2010-11 में प्रोत्साहन उपायों के आंशिक हटाने के साथ राजकोषीय सुदृढ़ता की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला मतलब इसका कारण है अर्थव्यवस्था में आर्थिक पुनर्लाभ की स्थिति का स्पष्ट प्रमाण था। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला, A और R दोनों सही हैं और RA का सही कारण है। दूसरा, A R दोनों सही है किंतु RA का कारण नहीं है। तीसरा, A सही है किंतु R सही नहीं है। और चौथा है R सही है किंतु A सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 41 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर A और R दोनों सही हैं और RA का सही कारण है। दिसंबर 2008, जनवरी 2009 तथा फरवरी 2009 में सरकार द्वारा 3 प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की गई, जिसमें आर्थिक विकास की दर 7.98 तक बढ़ी। लेकिन संघ बजट ने 2010 में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए भी कई उपायों की घोषणा कर दी। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित प्रतिवेदनों को कालक्रमानुसार जमाना है। पहला दिया है हमारा कृषि संपदा और आय के कराधान पर समिति। दूसरा, प्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट। तीसरा है 13वां वित्त आयोग की रिपोर्ट। और चौथा है भारतीय कर सुधार सर्वेक्षण की रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? भारतीय कर सुधार सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ये सबसे पहले आई थी। अब देखो यहाँ पे लॉजिक काम करता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, 13वां वित्त आयोग कब चला? अभी रिसेंट ही, तो जाहिर सी बात है कि ये तो हमारा सबसे लास्ट ही आएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि C सबसे लास्ट में कहाँ है, तो केवल एक ही जगह C हमारा सबसे लास्ट में है। कई बार हमारे जो लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। इससे हमारे कई विकल्प सॉल्व हो जाते हैं, जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरे नंबर पे क्या आया था हमारा? कृषि संपदा और आय के कराधान समिति। और तीसरे नंबर पे क्या है हमारा? प्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट। और चौथा है हमारा 13वां वित्त आयोग की रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 43 है, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मजदूरी पर लगाया गया कर पूर्णतः श्रम पर पड़ता है यदि। पहला, श्रम पूर्ति बेलोच है। दूसरा, श्रम पूर्ति लोचदार है। तीसरा, श्रम पूर्ति अत्यधिक लोचदार है। और चौथा है उत्पादों की मांग की अनंत लोच है। विकल्प नंबर A हमारा सही है, श्रम पूर्ति बेलोच है।
प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मजदूरी पर लगाया गया कर पूर्णतः श्रम पर पड़ता है यदि श्रम की पूर्ति बेलोच है। श्रम की पूर्ति बेलोचदार होने का अभिप्राय है कि मजदूरी के घटने या बढ़ने पर श्रम आपूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में छोटे लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला IDBI, दूसरा SIDBI, तीसरा नाबार्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है, SIDBI। भारत में छोटे, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सिडबी, स्मॉल, एस से स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, लखनऊ। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में औद्योगिक विवादों का हल करने के लिए उपयोग की गई सामान्य पद्धतियां हैं। पहला सामूहिक सौदेबाजी, दूसरा अनिवार्य विवाचन, तीसरा अधिनिर्णय और चौथा है मजदूर संघों के निर्णय। हमारे विकल्प हैं पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी और डी और चौथा है ए और सी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए तथा सी, ए और सी। औद्योगिक विवाद से हमारा उस टाइम पे जो मुद्दा था, उनका मानना था कि जो औद्योगिक संबंधों में किसी विषय पर असहमति हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं, ये विवाद नियोजक तथा कर्मचारियों के बीच होते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे को कारण दिया गया है। पहला है अभिकथन, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग उच्च ज्ञान आधारित उद्योग है जो भारत में मुख्यतः स्वयं की योग्यताओं के आधार पर तीव्रता से विकसित हुआ है। दूसरा मतलब कारण दिया है, उच्च ज्ञान पर आधारित उद्योग को सरकार से किसी महत्वपूर्ण सहायता की ज़रूरत नहीं है, ना ही बाह्य हस्तक्षेप के लिए ज़्यादा गुंजाइश होती है। विकल्प हैं पहला ए सही है परंतु आर गलत है, दूसरा ए और आर दोनों सही हैं, तीसरा ए गलत है परंतु आर सही है, और चौथा है ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग उच्च ज्ञान आधारित है। प्रश्न नंबर 47 है, सेबी को निम्नलिखित में से उपयुक्त मद के साथ सुमेलित करें। पहला मुद्रा बाजार का विनियमन, दूसरा पूंजी बाजार का विनियमन, तीसरा वस्तु बाजार का विनियमन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, पूंजी बाजार का विनियमन। सेबी जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूंजी बाजार का विनियमन करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी किया गया था इसको वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 48 है, औद्योगिक विकास के सोपानों के विभिन्न संयोजन नीचे दिए गए हैं, इन्हें सही क्रम में जमाइए। पहला मौद्रिक विस्तार प्रसार, औद्योगिक विकास, ब्याज में गिरावट, निवेश और उत्प्रेरित, इसी तरीके से दूसरा दिया है, फिर तीसरा एंड चौथा। तो इसका हम सही विकल्प देख लेते हैं। विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। औद्योगिक विकास के सोपानों में सबसे पहले मौद्रिक प्रसार आता है, फिर ब्याज में गिरावट आती है, निवेश उत्प्रेरित होते हैं और औद्योगिक विकास होता है। औद्योगिक विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत उत्पादन से संबंधित कार्यों में होने वाले परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो वृद्धि करती रहती है। प्रश्न नंबर 49 है, वर्ष 1991 की आर्थिक नीतियों के उत्तरोत्तर काल के अंतर्गत भारतीय सरकार निम्नलिखित की सहायता करती है। पहला, निजी विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा निर्यात उद्योग, तीसरा छोटे उद्योग और चौथा ये सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 ये सभी। 1991 की आर्थिक नीतियों के उत्तरोत्तर काल के अंतर्गत भारतीय सरकार निजी विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात उद्योग तथा छोटे उद्योगों की सहायता की जाती है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवहार्यता और लियोनटिफ स्थैतिक मॉडल की प्रौद्योगिकी साध्यता की स्थिति है। पहला, पेरोन फ्रोबिनस मूल, दूसरा मूल के वस्तुपरक फलन का मान मूल के द्वारा वस्तुपरक फलन के मान, तीसरा कोह-टक्कर स्थितियाँ और चौथा हॉकिंस-साइमन स्थिति। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4 हॉकिंस-साइमन स्थिति। इसमें आर्थिक व्यवहार्यता तथा लियोनटिफ स्थैतिक मॉडल की प्रौद्योगिकी साध्यता की स्थिति है। अनेक बार आगत निर्गत समाधान निर्यातक संख्याओं से व्यक्त उपादान होता है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार करें और सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। पहला है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल जिसमें अल्फा बीटा, दूसरा है पैमाने की वर्धमान प्रतिफल जिसमें अल्फा दिया गया है, तीसरा है एल के संबंध में आउटपुट लोच, इसमें अल्फा बीटा इकाई से इकाई बड़ी है, और चौथा दिया गया है के संबंध में आउटपुट लोच, यहाँ पे हमारा बीटा दिया गया है। यहाँ पे हमें विकल्प दिए गए हैं, हम इसका सही विकल्प देख लेते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर ए। पैमाने के प्रतिफल ह्रासमान प्रतिफल में ये हमारे पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरा है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, ये हमारे दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरा है हमारा एल के संबंध में आउटपुट लोच, तो यहाँ पे अल्फ़ा वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, और चौथा है के संबंध में आउटपुट लोच, तो चौथे का चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, इसमें भी हमें सही मिलान करना है। पहला बॉक्स जैकिंस पद्धति, उसके आगे दिया गया है कार्य कारण भाव, दूसरा है इकाई मूल परीक्षण, तो दिया गया है पूर्वानुमान, तीसरा है डार्विन वाटसन का डी सांख्यिकीय, इसके आगे दिया गया है अप्रगामिता, और तीसरा है गेंजर परीक्षण स्वतः सहसंबंध। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्या दिया है हमें, बॉक्स जैकिंस पद्धति, यह किसके द्वारा दी गई थी, ये पूर्वानुमान देखती है, तो यहाँ पे हमारा पूर्वानुमान हो जाएगा। दूसरा है इकाई मूल परीक्षण, इसमें हम क्या देखते हैं, अप्रगामिता। तीसरा है हमारा डार्विन वाटसन का डी सांख्यिकीय, इसके अंतर्गत हम सहसंबंध को देखते हैं, और चौथा बचा हमारा गेंजर परीक्षण, तो ये सीधी सी बात हमारा लास्ट क्या बचा है, कार्य कारण भाव। प्रश्न नंबर 53 है 53, निम्नलिखित परिकल्पनाओं में से कौन सी प्रतीपगमन फलन द्वारा परीक्षण की गई है। पहला है दो या ज़्यादा के बीच अंतः संबंध आवश्यक रूप से शून्य से भिन्न है,
दूसरा, दो या ज़्यादा चरों के बीच अंतर संबंध की कोटि तथा दिशा शून्य नहीं है और प्रतिगमन फलन की सुगमता संतोषजनक है। तीसरा है व्यवस्थित व्याख्यात्मक कारकों द्वारा कारित प्रभाव की कोटि। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 53 का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 54 है विषम विसारिता की उपस्थिति में कौन सा फलन सही नहीं है। पहला, विषम विसारिता OLS आकलकों के अनपूर्वाग्रह तथा संगतता गुणधर्म की बदलती नहीं है। दूसरा, OLS आकलक न्यूनतम विसंगति। तीसरा, ब्लू आकलक भारित न्यूनतम वर्गों की विधि। और चौथा है क्लासिक रैखिक प्रतिगमन मॉडल। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, OLS आकलक न्यूनतम विसंगति के होते हैं। ये होते क्या हैं? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। प्रश्न नंबर 55 है x और y के बीच सहसंबंध गुणांक 0.3 है और p तथा q के बीच सहसंबंध गुणांक 0.6 है। तो p एंड q के बीच सहसंबंध की घात x और y के बीच सहसंबंध से कितनी ज़्यादा होगी। विकल्प है हमारे 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, 4 बार। प्रश्न नंबर 56 है दो वस्तु की स्थिति में जहां U उपयोगिता P1 और P वस्तुओं की कीमतें हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पे U/X बराबर 0, U/U2 बराबर 0, U/X2 छोटा है 0 से और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 57 है उत्पादन फलन Q बराबर अल्फा/बीटा, ये पूरा दिया गया है, कितनी कोटि का सजाती है। हमारे विकल्प में पहला 0, दूसरा 1, तीसरा अनंत और चौथा A। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1। प्रश्न नंबर 58 है कुल उत्पादन फलन C बराबर 7Q + 2 26Q + 5 दिया होने पर Q बराबर 5 रुपये पर MC है। हमारे विकल्प हैं पहला 100, दूसरा 200, तीसरा 85 और चौथा 96। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 96। प्रश्न नंबर 59 है, यहाँ पे भी सही जोड़ी मिलान करने के लिए दी गई हैं। पहला है जब H शून्य मिथ्या है उसकी स्वीकृति। दूसरा, मध्यम स्वतंत्रता की कोटि के बराबर। तीसरा, जनसंख्या सजातीय है और चौथा है माध्य बहुलक से बड़ा है। यहाँ पर इसके टाइप दिए गए हैं तो हम इसका सही विकल्प देख लेते हैं। 59 प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3। जब हाइपोथेसिस शून्य होती है, मिथ्या है, उसकी स्वीकृति किस पे होती है? टाइप सेकंड त्रुटि है। तो पहले का हमारा दूसरा सही हो जाएगा।
दूसरा है हमारा मध्यम स्वतंत्रता की कोटि के बराबर है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर बंटन। दूसरे का चौथा सही हो जाएगा। जनसंख्या सजातीय है, इसका है हमारा सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। और चौथा है हमारा माध्य बड़ा है बहुलक से, तो इसमें आ जाएगा हमारा धनात्मक रूप से विषम बंटन। प्रश्न नंबर 60 है, प्रतिगमन मॉडल के लिए y बराबर बीटा 0 बीटा 1 और x प्लस u दिया गया है, तो y बराबर 20 प्लस 2x ऐसी 0.46 है, तो इसका सही क्या होगा? विकल्प हैं, पहला 4.609, दूसरा 0.217, तीसरा 4.34 और चौथा है 0.33। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। जीरो पॉइंट 217। प्रश्न नंबर 61 है, प्रतिगमन मॉडल के लिए y बराबर बीटा 0 बीटा 1 x1 ये सूत्र दिया गया है। n ऑब्जर्वेशनों के संबंध में परीक्षण सांख्यिकी स्टैटिक t की स्वतंत्रता की कोटि है, पहला n-k, दूसरा n-k+1, तीसरा n-k-1 और चौथा है n+k-1। तो 61 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 n-k-1। याद रखिए कि हम 2012 जून में पूछे गए पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये हमारा थर्ड पेपर है। सेकंड पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 62 है, बाजार में करेंसी की खरीद और साथ ही साथ दूसरे बाजार में उसकी बिक्री करना क्या कहलाता है? पहला सट्टा, दूसरा हाजिर विनिमय स्पोर्टिंग, तीसरा वायदा विनिमय और चौथा विवाचन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 विवाचन। बाजार में करेंसी की खरीद और साथ ही साथ दूसरे बाजार में उसकी बिक्री करना विवाचन कहलाता है। विदेशी मुद्राओं का एक ही साथ विभिन्न बाजारों में इस उद्देश्य से खरीदना तथा विक्रय करना जिससे विभिन्न बाजारों में प्रचलित विदेशी विनिमय दरों में पाए जाने वाले अंतर से लाभ उठाया जा सके, जिसे हम विवाचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल हैं? पहला गेट, दूसरा टिप्स, तीसरा ट्रिम्स और चौथा है PTA। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए गेट्स। अंतर्राष्ट्रीय रूप से लेन देन की गई समस्त सेवाएं गेट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौते के अंतर्गत आती हैं। गेट्स की स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौते से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64 है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। पहला राष्ट्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आचरण निभाने के लिए नियम संहिता निर्धारित करती है। दूसरा राष्ट्रों की भुगतान संतुलन संबंधी अस्थायी समस्याओं के लिए ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करती है। तीसरा है वर्ष बीतने के साथ कई महत्वपूर्ण ढंग से विकसित हुई हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो 64 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी कारण ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 65 है, 65 पूर्ण रोजगार तथा भुगतान संतुलन का साम्य इष्टतम करेंसी क्षेत्र में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। पहला यदि विनिमय दरें लचीली हैं, दूसरा यदि विदेशी पूंजी देश में आती है, तीसरा यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है और चौथा है यदि व्यापार उदारीकृत हो गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है। पूर्ण रोजगार तथा भुगतान संतुलन का साम्य इष्टतम करेंसी क्षेत्र में स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाएगा यदि श्रम तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से गतिमान है। इष्टतम करेंसी क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे देशों के समूह से है जिन्होंने अपनी मुद्राओं को एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली के रूप में जोड़ लिया है। प्रश्न नंबर 66 है, आर्थिक एकीकरण के उदाहरण हैं, पहला स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, दूसरा सीमा शुल्क संघ, तीसरा साझा बाजार और चौथा है उत्पादक संघ। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सभी सही हैं। ए, बी और सी। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, आर्थिक सीमा संघ तथा साझा बाजार आर्थिक एकीकरण के उदाहरण हैं, जिसे हम कार्टेल उत्पादक संघ के रूप में भी जानते हैं, का आर्थिक एकीकरण से कोई संबंध नहीं है। यह स्वतंत्र फर्मों का क्या है, एक संगठन है। आर्थिक एकीकरण व्यापार पर टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंधों के आंशिक अथवा पूर्ण उन्मूलन के माध्यम से विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक नीतियों का एकीकरण है। प्रश्न नंबर 67 है, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री सभाओं या बैठकों के क्रम को व्यवस्थित करें। पहला सिएटल, दूसरा कानकुन, तीसरा सिंगापुर और चौथा है दोहा। हमें विकल्प दिए गए हैं BACD, दूसरा CBAD, तीसरा CADB और चौथा है BCAD। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले सिंगापुर का सम्मेलन हुआ था, फिर सिएटल का, तीसरा दोहा और चौथा कानकुन का। प्रश्न नंबर 68 है, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत भारत खाद्य तेल से शुल्क की किस अधिकतम दर की उगाही कर सकता है। पहला 100%, दूसरा 150%, तीसरा 200% और चौथा है 300%। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा 300%। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत भारत खाद्य तेल से शुल्क की 300% तक उगाही कर सकता है। वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन समझौता कृषि क्षेत्र में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 69 है, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समाविष्ट करता है। पहला घरेलू सहायता, दूसरा निर्यात अर्थ सहाय, तीसरा बाजार पहुंच और चौथा आगत संबंधी आर्थिक सहायता। तो इसमें पहला विकल्प है हमारा ए और डी सही है, दूसरा बी और डी सही है, तीसरा ए, बी और सी सही है और चौथा ए, बी और डी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी सही है। कृषि पर विश्व व्यापार समझौता घरेलू सहायता, निर्यात अर्थ सहायता तथा बाजार को समाविष्ट कर रखता है। प्रश्न नंबर 70 है, हेरोड ग्रोथ मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति का अभिप्राय है। पहला पूंजी को बढ़ाने से, दूसरा श्रम को बढ़ाने से, तीसरा श्रम तथा पूंजी दोनों को बढ़ाने से है और चौथा है उत्पादकता में वृद्धि करने से है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, श्रम को बढ़ाने से है। हेरोड ग्रोथ मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति का अभिप्राय श्रम को बढ़ाने से है। हेरोड का तटस्थ तकनीकी प्रगति मॉडल पूंजी उत्पादन अनुपात कोर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आउटपुट रेशियो पर आधारित है। इसके अनुसार तकनीकी प्रगति तब तटस्थ होती है
जब लाभ की एक स्थिर दर पूंजी उत्पाद अनुपात में स्थिर हो जाती है। प्रश्न नंबर 71 है, ग्रोथ के दो अंतराल मॉडल में आर्थिक प्रणालियों की समृद्धि प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दो अंतराल क्या हैं? पहला बचत अंतराल तथा निवेश अंतराल, दूसरा आय अंतराल तथा उपभोग अंतराल, तीसरा विदेशी विनिमय अंतराल तथा घरेलू बचत अंतराल और चौथा है निर्यात अंतराल तथा आयात अंतराल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 3, विदेशी विनिमय अंतराल तथा घरेलू बचत अंतराल। ग्रोथ के दो अंतराल मॉडल में आर्थिक प्रणालियों की समृद्धि प्रक्रिया को प्रभावित कौन कौन कर रहा है? विदेशी विनिमय अंतराल और घरेलू बचत अंतराल, जिसे हम दोहरा मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? चेनरी। तो इसको भी हमें याद रखना है कि दोहरा मॉडल किसने प्रतिपादित किया है, तो सही जवाब हो जाएगा चेनरी। प्रश्न नंबर 72 है, नव अंतर्जाल समृद्धि सिद्धांत उस उत्पादन फलन की जांच करता है जो वर्तमान प्रतिफलन दर्शाता है। कारण है ज्ञान की पूंजी में विशिष्टीकरण तथा निवेश के कारण। विकल्प है हमारे ए सत्य है परंतु आर असत्य है, दूसरा आर सत्य है परंतु ए असत्य है, तीसरा ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और चौथा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4 कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 73 है, स्वर्णिम युग मॉडल किसने प्रतिपादित किया? पहला निकोलस कार्डर, दूसरा जॉन रॉबिन्सन, तीसरा जे.आर. हिक्स और चौथा है आर.एफ. हेरोड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जॉन रॉबिन्सन। स्वर्णिम युग मॉडल जॉन रॉबिन्सन ने प्रतिपादित किया। जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग को एक ऐसी दशा के रूप में निरूपित किया जिसमें पूंजी का पूर्ण उपयोग होता है। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूंजी की वृद्धि दर डेल के अपॉन के है, के अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर डेल एन अपॉन एन दूसरा तत्व है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 74 है, विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं क्योंकि जब भी विकसित तथा देश में आय वृद्धि होती है तो प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है। क्योंकि विकल्प हैं, पहला प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग की आयलोज अधिक होती है, दूसरा प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग की आयलोज कम होती है, तीसरा प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग की आयलोज तटस्थ होती है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग की लोज कम होती है। विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं क्योंकि जब भी विकसित देशों में आय में वृद्धि होती है प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाती है। क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं के लिए मांग की आयलोज कम होती है, प्राथमिक वस्तुएं उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती हैं। प्रश्न नंबर 75 एंड 2012 के थर्ड पेपर में पूछा गया लास्ट प्रश्न, टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिए हैं। पहला शिक्षा पूंजी तथा श्रम अनुपात, दूसरा शिक्षा श्रम अनुपात, तीसरा शिक्षा आय अनुपात और चौथा है शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात तथा शिक्षा निवेश अनुपात। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4। टी.डब्ल्यू. सुल्ज ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात, शिक्षा निवेश अनुपात दिए हैं। टी. सुल्ज एवं अमेरिकी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता एक अर्थशास्त्री तथा शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यक्ष थे। इन्होंने प्रतिपादित किया
कि स्वस्थ व शिक्षित आबादी आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का ये पेपर हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। मैं ओल्ड पेपर इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि हम जो भी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम देंगे तो हम इन प्रश्नों को अगर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली उपयोगी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। हैव अ गुड डे।